हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद वास्केल और स्वागत है आपका विश नर्सिंग एकेडमी में। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर में सेल्स दो प्रकार की होती है, एक एनिमल सेल्स और एक प्लांट सेल्स। तो अपने में कौन सी पाई जाती है? एनिमल सेल्स। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेल्स को साइंटिफिक नाम है साइटो। सेल्स का नाम है साइटो और उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इसकी खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनियन लुवेन हॉप ने। उसके बाद इसका सिद्धांत दिया था स्लाइडेनियम स्वान ने। उन्होंने बताया था कि अपना शरीर, पूरा मानव शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। उसके बाद ओवरऑल अगर दुनिया की बात करें तो उसमें सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की, और उसमें सबसे बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये ओवरऑल पूरी दुनिया की बात है। लेकिन अपने शरीर में अगर बात करेंगे, मानव शरीर में, तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म सेल, जो कि मेल स्पर्म में पाई जाती है। जो मेल का जो वीर्य होता है उसमें पाई जाती है स्पर्म सेल। और मानव शरीर में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो उसमें ओवम होती है, जो ओवेरी से हर 28 दिन में एक ओवम रिलीज होता है। तो ये फीमेल में पाई जाती है ओवम सेल्स। ये मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसके बाद मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका, जो सबसे लंबी कोशिका होती है। उसके बाद मानव शरीर में जो विभाजन रहित कोशिका होती है, जो न्यूरॉन सेल होती है, यानी कि जो ब्रेन की कोशिका होती है उसमें विभाजन नहीं होता है। जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पे चोट आ जाती है ब्रेन में, तो वहाँ पे विभाजन नहीं होता है, यानी कि वहाँ की कोशिका अपनी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है। और सबसे तेज विभाजन की बात करें तो लीवर। लीवर ऐसा ऑर्गन होता है जिसको अगर काट दिया जाए तो वो वापस बनने लग जाते हैं, यानी कि वहाँ पे तेज फास्ट सेल डिवीजन होने लगता है। उसके बाद अपना शरीर कैसे बनता है? तो सबसे पहले शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। सेल सेल मिलके आपस में क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। फिर ये टिश्यू आपस में मिलके एक ऑर्गन बनाती है। फिर ये ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं, जैसे ईट ईट मिलके क्या बनाती है? दीवार बनाती है। फिर वही दीवार दीवार मिलकर एक कमरा बनाएगी। फिर इन कमरों को अगर जोड़ दिया जाए तो फिर ये घर बनाती है। इसी प्रकार ये अपने शरीर में भी ये प्रोसेस चलती रहती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन ने अभी देखा है कि कोशिका के खोजकर्ताओं के बारे में और अपना शरीर कैसे बना होता है। सेल 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 मिलकर टिश्यू बनाती है, फिर वही टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और वही ऑर्गन आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और उसी तरह एक शरीर का निर्माण होता है। तो अपने सेल दो टाइप की देखी, एक प्लांट सेल्स और एक एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स अपने में पाई जाती है मानव शरीर में। तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस होता है उनके बारे में आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स ये दोनों में पाई जाती है। ये प्रोटीन की बनी होती है, और कोशिका के सभी अंग जैसे माइट्रोकांड्रिया, गोल्जी गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम्स, ये सभी इसी के अंदर पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली होती है जो प्लांट सेल्स एनिमल दोनों में पाई जाती है। उसके बाद आता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ओनली प्लांट सेल्स में पाई जाती है। सेल्यूलोज की बनी होती है, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। अपने मानव शरीर की कोशिका होती है एनिमल सेल्स, उसमें सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है, क्योंकि अपन अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपने को कोई मारने आ सकता है तो अपन उसको रोक सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपनी सुरक्षा खुद स्वयं नहीं कर सकते हैं। इसके कारण उन्हें सेल सेल वॉल पाई जाती है उसमें। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये सेल मेम्ब्रेन ऐसी बाहर की परत होती है, उसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सभी ऑर्गन इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में पाई जाती है। लेकिन सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक पतली परत चढ़ी हुई रहती है, ये सेल वॉल है। और ये सेल मेम्ब्रेन ये सिर्फ प्लांट प्लांट सेल्स में पाई जाती है।
और इसके अंदर ये कोशिका के सारे अंग होते हैं और इनको ये सुरक्षा प्रदान करते हैं और एक निश्चित आकार प्रदान करती है। इनके बारे में अपन डायग्राम से समझेंगे और इनके एक एक के फंक्शन देखेंगे क्योंकि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले, तब तक अपन दूसरी स्लाइड समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम डायग्राम देखेंगे, आपने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम इसके डायग्राम में जो इसके अंदर के जो ऑर्गन होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे जो बाहर होती है लेयर, उसके बारे में अपन ने अभी देखा था। सबसे बाहर की लेयर उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियस होता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस के जो बाहर का जो फ्लूइड है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है वो पूरा साइटोप्लाज्म कहलाता है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ होती है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके शीर्ष पे जो दाने नुमा आकृति दिख रही है उनको राइबोसोम बोलते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर क्रोमेटिन होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर ये जो न्यूक्लियस फ्लूइड भरा हुआ रहता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे, इनका एक एक का फंक्शन। अभी सिर्फ अपन इनके नाम देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद सेंट्रोसोम्स होते हैं, ये गोल आकृति दिख रही है, सेंट्रोसोम्स होते हैं। और उसके अंदर जो छोटी दो बिंदुनुमा आकृति दिख रही है उनको सेंट्रियोल्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो धागे नुमा आकृति दिख रही है इसको गोल्जी ऑपरेटस बोलते हैं या गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ये अपन ने डायग्राम देख लिया और उनके ऑर्गन के नाम देख लिए। इनके एक एक फंक्शन अभी अपन दूसरी स्लाइड्स में देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अपन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और इससे देखने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देखेंगे अभी। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका और इसकी खोज की थी अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस क्या होता है कि जैसे अपन श्वास लेते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो अपने हीमोग्लोबिन होता है जो O2 को कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलती है, यानी चेन रिएक्शन चलता है, जिसे क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल क्या करती है, एटीपी का निर्माण करती है। 38 एटीपी का निर्माण करती है, वही एटीपी ग्लूकोज का निर्माण करती है और ग्लूकोज के द्वारा फिर क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसकी जो ये इनर मोस्ट लेयर होती है, आंतरिक दीवार, इसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी, इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसी कारण इसका नाम क्या रखा है, गोल्जी बॉडी। और ये क्या काम करता है, परिवहन का काम करता है। परिवहन से क्या समझे आप, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है तो उस ऊर्जा को शरीर के जिस भाग में ज़्यादा जरूरत रहती है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ मेरी जबान में सबसे ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, तो उस ऊर्जा को जबान तक पहुँचाना। जैसे फॉर एग्जांपल धावक, उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पैर में रहती है, तो पैर में ऊर्जा पहुँचाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। यानी सिंपल वे में अपन समझते तो शरीर के जिस भाग को ज़्यादा ऊर्जा, जैसे प्रोटीन की ज़रूरत यहाँ पे लगी तो उस प्रोटीन को वहाँ पे, जिस जगह कम प्रोटीन की ज़रूरत रहेगी वहाँ से लेके जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा लगेगी उस भाग तक प्रोटीन को पहुँचाएगा। यानी ज़रूरतमंद ऑर्गन तक ऊर्जा पहुँचाना या प्रोटीन पहुँचाना, वो काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी, परिवहन का काम करता है। उसके बाद आता है रसधानी। रसधानी यानी वैक्यूल्स, अपन ने नेक्स्ट स्लाइड में देखा था। रसधानी वैक्यूल्स, कोशिका के अंदर खाली गुब्बेनुमा आकृति होती है, वैक्यूल्स। इसमें टोटल अपने शरीर में 65% जल पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 100 किलो का अगर व्यक्ति रहेगा तो उसमें कितना जल रहेगा, वो सिर्फ 2 से 3 लीटर जल रहता है। लेकिन जो 65% बोल रहे, तो बाकी जल कहाँ पे रहता है, कोशिका के अंदर। वो कोशिका के अंदर किस में स्टोर रहता है, वैक्यूल्स में।
पूरे शरीर में कोशिका के अंदर वेक्यूल्स पाई जाती है जिसमें जल स्टोर रहता है। तो सब पूरे अपने बॉडी में 65% जल होता है, ये जल को स्टोर करके रखता है। उसके बाद आता है तारक काई, सेंट्रोसोम। इसकी खोज किसने की थी? ओब्री नामक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसकी खोज की थी। और इनका फंक्शन क्या होता है? कोशिका के अंदर विभाजन। और विभाजन का मतलब होता है पुनर्निर्माण होता है, यानी कि एक सेल से 4 सेल्स बन रही, ये वाला विभाजन नहीं, पुनर्निर्माण होता है। यानी जिस ऑर्गन की सेल्स डैमेज हो जाती है तो उनका पुनर्निर्माण करता है। और ये प्रोसेस सबसे ज्यादा होती है लीवर। अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था कि सबसे तेज फास्ट सेल डिवीजन किस में होता है? लीवर सेल्स में होता है। लीवर सेल्स में होता है फास्ट डिवीजन। अगर किसी कारणवश लीवर के किसी एक लोब को काट दिया जाए तो अपने क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, यानी वो वापस बनने लग जाता है। लेकिन ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ की सेल डिवीजन नहीं कर पाती है, इसीलिए ब्रेन में अगर किसी कारणवश चोट लग जाती है और वहाँ की जो न्यूरॉन सेल्स होती है वो चोटिल हो जाती है तो वहाँ पर सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। इसके कारण ब्रेन की कोशिका सेल डिवीजन नहीं कर पाती है। अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था कि जो ब्रेन की सेल्स होती है, ये अपना ब्रेन है, इसमें जो 90% होती है, 90% क्या होती है? न्यूरॉन सेल होती है जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन अपन ने देखा होगा कि ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है तो वो किस तरह होता है? ब्रेन की कोशिका कैसे ग्रोथ करती है? तो जो 10% हिस्सा होता है ब्रेन का, उसमें कौन सी सेल पाई जाती है? गिलियल सेल। गिलियल सेल पाई जाती है। ये सेल क्या होती है? सेल डिवीजन करती है। तो इन्हीं के कारण उसमें ब्रेन ट्यूमर होता है। तो आपको ये समझ में आएगा कि ब्रेन की जो सेल्स होती है न्यूरॉन सेल्स, उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, लेकिन ब्रेन के 10% हिस्से में गिलियल सेल पाई जाती है, ये सेल डिवीजन होता है। इसी कारण ब्रेन में ट्यूमर होता है। सेंट्रोसोम के बारे में अपन ने देख लिया कि ये कोशिका के जिस ऑर्गन में या फिर शरीर के किसी भाग में चोट लग जाती है तो उस वहां पे कोशिका डेड हो जाती है तो उसका पुनर्निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले। अभी अपन देखेंगे अंतःप्रदत्त जालिका के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कोशिका को क्या करता है? आंतरिक कंकाल प्रदान करता है। जैसे न्यूक्लियस के आइट साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, वो उसको आंतरिक कंकाल प्रदान करता है और उसको आंतरिक सहायता प्रदान करता है। किसको? न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस के आइट साइड यूं, जैसे ये न्यूक्लियस है इसके आइट साइड इसको ये कवर अप करके रखता है। ये 2 टाइप्स होता है, स्मूथ और रफ। तो इसको एक कंकाल प्रदान करता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ। ये स्मूथ कैसे हुआ? क्योंकि ये किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। और वसा कैसे होती है? एकदम चिकनी स्मूथ होती है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जो ये स्मूथ वाली सतह है और ये रफ वाली, ये खुरदुरी खुरदुरी सतह है। क्यों? क्योंकि इसके जो इसके किनारों पे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसलिए खुरदरी होती है। तो ये इसकी ये बाहर करता है। लेकिन जैसे 2 टाइप की होती है, स्मूथ और रफ, तो ये रफ वाली साइट निर्माण नहीं करती क्योंकि इस पे कौन से राइबोसोम पाया जाता है। तो ये राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ये वाली सतह पे पाए जाते हैं, लेकिन ये सतह निर्माण नहीं करती है, राइबोसोम इसका निर्माण करता है। और उसके बाद आते हैं राइबोसोम पढ़ते हैं। तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के और 80S प्रकार के। अब यहाँ पर अपने को एस का मतलब समझना है। तो एस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज को अपन आंखों से देख के नहीं बता सकते कि ये छोटी है कि बड़ी है, इसके लिए अपन क्या करते हैं? एक ग्लास लेते हैं और उसमें लिक्विड डालते हैं और उसमें दोनों चीजें डालते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले जो नीचे जाएगी, यानी जो भारी चीजें रहेगी, तो उसके आधार पे इसका आकार दर्शाते हैं कि ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसको ऐसे चेक करते हैं लिक्विड के द्वारा। अब ये होता है प्रोकैरियोटिक होती है और एक यूकैरियोटिक होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है छोटी होती है और जो यूकैरियोटिक होती है वो बड़ी होती है। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि जिन्हें अपन सिंपल नग्न आंखों से देख सकते हो क्या होती है? यूकैरियोटिक। और जिन्हें देखने के लिए अपन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक।
कोशिका चैप्टर ऐसे तो बहुत बड़ा होता है, तो इसे एक भाग में नहीं पढ़ सकते, इसलिए अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। उसके बाद होता है जो राइबोसोम होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है। यहाँ पे अपन ने अभी देखा है कि प्रोटीन निर्माण करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम 1 में पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहा जाता है कोशिका के अंदर, तो राइबोसोम को कहा जाता है। उसके बाद अपन केंद्रक पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है वो सारे भागों को कंट्रोल करके रखते हैं, वैसे ही कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सारे जितने भी उसके इर्द गिर्द जो ऑर्गन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब को कंट्रोल करके रखता है, उस पर कंट्रोल बनाए रखता है, इसीलिए इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। कंट्रोलर का कार्य करता है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो क्रोमेटिन पाया जाता है, क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, जीन होता है। उसमें प्रोटीन कितना होता है, 80% होता है। 10% डीएनए होता है, और 10% में क्या होता है, जो अन्य तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में अपन ने अभी देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे अपन। अभी लाइसोसोम अपन देखेंगे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने की थी। और इसमें कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। और इसे कोशिका का सुसाइड वेग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसका क्या काम होता है, ये ऊर्जा बनाता है। और अगर ये ऊर्जा बनाने का काम नहीं करेगा तो फिर ये लाइसोसोम क्या करेगा, इस पे जल अपघटक एंजाइम जो छिड़क देगा, तो इससे क्या होगा, ये मृत हो जाएगा। मतलब वो उसको पता है कोशिका के अंदर। नहीं तो अगर ये लाइसोसोम नहीं होगा तो जो ऑर्गन होते हैं वो क्या होना, कोशिका के अंदर ही सड़ने लग जाएंगे। तो लाइसोसोम होना भी कोशिका के लिए जरूरी होता है। ये कोशिकीय पाचन करता है, और इसे सुसाइड बेग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के अंदर ये कभी कभी जैसे सभी ऑर्गन होते हैं जो खुद काम नहीं करने लग जाते, तो ये अपने आप को फाड़ देता है, और उससे पूरा जल अपघटक एंजाइम पूरी दूर फैल जाता है, जिससे कि सारे ऑर्गन, यानी कि जिस कोशिका का लाइसोसोम फटेगा उस सेल के जितने भी ऑर्गन होते हैं ये सब डेड हो जाएंगे और इनको गलाने लग जाता है। और इसे एटम बम भी कहा जाता है। और लाइसोसोम आरबीसी सेल्स में नहीं पाए जाते, जो ब्लड के आरबीसी सेल्स होती है उसमें नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आरबीसी अपने को पता है कि उसका जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, उसके बाद वो डेड होने लग जाती है। जैसे ही आरबीसी डेड हुई तो वो सीधे कहाँ जाएगी, स्प्लीन में जाएगी, क्योंकि आरबीसी डेड हो गई तो उसको गलाने वाला उसमें लाइसोसोम नहीं होता, तो उसको गला नहीं सकता है। तो अगर आरबीसी की डेड हो गई तो वो खुद वहां पे सड़ने लग जाएगी, इसलिए वो कहाँ पे चले जाती है, स्प्लीन में चली जाती है। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और इसे ही ब्लड बैंक कहा जाता है। एकदम तिल्ली नुमा आकृति होती है, स्टमक के ऊपर की साइड होती है आरबीसी। उसके बाद अपन जीव द्रव्य के बारे में देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन जीव द्रव्य के बारे में देखेंगे। जीव द्रव्य क्या होता है, जीव द्रव्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और एक होता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों से मिलकर क्या बनाता है, जीव द्रव्य बन जाता है। तो जीव द्रव्य होना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोशिका के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ये सब ऑर्गन आपस में एक दूसरे से टच ना हो जाए और चोटिल ना हो जाए, इसलिए इनके बीच में क्या होता है, जीव द्रव्य भरा हुआ रहता है।
और ये होना कोशिका के लिए जरूरी होता है। अगर कोशिका का जीव द्रव्य ही नहीं रहेगा तो ये ऑर्गन सारे डेड हो जाएंगे और जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। अगर शरीर में कोशिका की मृत्यु हो जाएगी तो प्राणी की भी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण जीव द्रव्य होना जरूरी है। अब जीव द्रव्य बनता किससे है? तो पहला होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। तो ये सेल है। उसके बाद जो ये न्यूक्लियस के अंदर है जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के बाहर और कोशिका के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो इन दोनों से मिलके क्या बनता है? जीव द्रव्य बनता है। और ये कोशिका के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो ये सारे ऑर्गन आपस में चोटिल हो सकते हैं, टकरा सकते हैं, इसीलिए इसका होना बहुत जरूरी है। तो आपको जीव द्रव्य के बारे में समझ आ गया होगा अभी, तो आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म होता है सेल के बारे में। उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर बने उसके में अपन डीएनए, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक इनके बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे कंटिन्यू बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।